जानिए अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। लोग कहते हैं कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली का फ्लोर छोड़ा है, नेशनल असम्बली की रौनकें ख़त्म हो गई हैं और वो एक वीराना सा उस फ्लोर के अंदर नज़र आता है। और शायद ऐसा ही महसूस होता है जब हम इस बजट सेशन में जाते हैं तो चंद ही लोग कुर्सियों पर बरजमान होते हैं और अपोजिशन की जानिब से एक जो रेजिस्टेंस आनी चाहिए वो और बजट के दिनों में ख़ास तौर पर आती है, वो देखने में नज़र नहीं आ रही, जो कि शायद एक हुस्न समझा जाता है नेशनल असम्बली का। उस फ्लोर का वो हुस्न कहीं मांद पड़ गया है। और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के बारे में एक बड़ा मशहूर बात है और ये वाकई हकीकत भी है कि उनसे पाकिस्तान की सियासत जो है वो बड़ी पुररौनक नज़र आती है जब वो बाहर निकलते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, रोड्स पे निकलते हैं। इमरान खान साहब जब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से अलहदा हुए हैं, उन्होंने एक मुख्तलिफ अपने प्लान दिए एहतजाज के, लॉन्ग मार्च के, जलसों जुलूस के, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी तक आ नहीं पा रहा। इसकी क्या वजह है तो हम इस पे बात करें। खान साहब ने दोबारा से एक जलसे का आज सबको कह दिया और वो होगा इस्लामाबाद के अंदर, परेड ग्राउंड के अंदर, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद के लोग उसमें शिरकत करेंगे। तो खान साहब की जो मुज़ाहमती सियासत है, ज़रा उस पर हम बात करेंगे। उससे क्या मसला हो सकता है मौजूदा हुकूमत को, और मौजूदा हुकूमत जिसके पास अपोजिशन बेंचों पर मजबूत अपोजिशन नहीं है, उसके बाद उसका जो रोज़मर्रा की कार्रवाई होती है फ्लोर के अंदर, वो कितनी सूटेबल रहेगी। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। माशी चैलेंजेस तो अपनी जगह, दूसरे सियासी और गवर्नेंस के जो मसले इस मुल्क के, वो हल करने में क्या 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 मसाइल दरपेश होंगे। शहबाज शरीफ साहब को ज़रा इस पर हम बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे ज़रा माशी चैलेंजेस के हवाले से भी। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। सुलंगी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब हमारे साथ होंगे। अमीर अब्बास साहब ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद रिंद साहब होंगे सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ स्टूडियो में। रिंद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा सुलंगी साहब, सर ओवर टू यू। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, हम माशी चैलेंजेस पे तो रोज़ डिबेट हो रही है जब से शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, लेकिन इस मुल्क में माशी चैलेंजेस के अलावा भी वज़ीर आज़म को बड़े चैलेंजेस का सामना होता है। आपको बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या इस काबिल नज़र आ रहे हैं कि वो इस मुल्क के माशी मसाइल के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी एक काबू पा लेंगे और उन चैलेंजेस का भरपूर अंदाज से सामना कर पाएंगे? सर, में अगर जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनका अगर वो सही तरह से सामना कर पाएं और मुकाबला कर पाएं, वो और उनके साथ जो उनके इत्तेहादी हैं, तो बाकी जो मसाइल हैं सियासी, उन पे भी वो काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर मुआशी मसाइल उनके हाथ से निकल गए तो फिर उनकी सियासत भी खासी मुश्किल से बचेगी। ये अलग बात है कि उनको मशवरा दिया गया था कि आप इस झमेले में ना पड़ें, और जैसे ही आपने इक़्तिदार संभाला है, वज़ीर आज़म बने हैं और इमरान खान को निकाला है, तो आप फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जो हालात थे मुल्क के, उसके हिसाब से उनका ये ख्याल था और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये ख्याल था कि ऐसा करने से मुल्क मुकम्मल तौर पर एक मुआशी तबाही की तरफ चला जाएगा। अगर मुल्क के अंदर अनारकी आ जाएगी तो फिर कौन सी जमहूरियत बचेगी। अब जिस तरह के हालात हैं वो आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं। अब आज की आप देख लें कि जो अफराते ज़र है, ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं, वो अभी से जो है वो 28% तक जो है वो चली गई हैं। अभी तो और भी जो झटके हैं वो आने हैं। तो है तो मुश्किल मामलात, लेकिन क्योंकि अब लगता है कि IMF। सुलंगी साहब, एक पॉइंट क्लियर करिएगा सर। आपने कहा कि इनको मशवरा दिया गया था कि इस झमेले में ना पड़िए। सर, ये वो लम्हा है जब अप्रैल का स्टार्ट था, जब इमरान खान साहब चले गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए। अब खैर अब आपको लगता है कि वो लम्हे तो गुजर गए जहां पे आज शहबाज शरीफ या मौजूदा हुकूमत स्टैंड करती है। व्हाट आर द ऑप्शन विद देम सर? तो देखें, पीछे हटने का तो कोई रास्ता है नहीं। अब आपने मुश्किल और गैर मकबूल फैसले ले लिए हैं, तो आपको उन पर सही तरह से चलना होगा और कोशिश करनी होगी कि जैसे मुआशी हालात बेहतर हों तो लोगों पे जो बोझ पड़ा है, गरीब लोगों पे, मिडिल क्लास पे, उस बोझ को जिस हद तक आप कम कर सकते हैं करें। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के बाद आप कोई
रोड मैप दें, अगर आप बुनियादी इस्लाहात नहीं भी कर पाते, कम से कम रोड मैप दें कि जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद आपने आगे क्या करना। बिल्कुल ठीक है। अमीर अब्बास साहब, ओवर टू यू। मैंने मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्योंकि हम सब में जो हम लोग बैठे हैं इन सब में सीनियर हैं, हमारी जितनी उम्र है शायद उतना उनका तजर्बा है, ये तो बात तय है, ये तो सोलंकी साहब भी मानेंगे और आप भी मानेंगे कि माशी मसाइल के अलावा भी मसले होते हैं। लेकिन आज हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि आज सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का माशी मसला है इस हुकूमत के लिए। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस माशी मसले से को हल कर पाएगी? और जो सोलंकी साहब फरमा रहे हैं, और फैक्ट भी ये है कि उन्होंने एक ऐसा जुआ खेला कि पूरी सियासत दाव पे लगा दी है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है सर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पूरे इत्तेहादियों का जो इस वक्त हुकूमत में है सर? एक तो मुझे अच्छा लगा आपके सवाल के, और भी बहुत सारे मसले हैं, एक माशी मसला तो नहीं है। देखिए, मेरा तो सारा जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ रहा है। मैं समझता हूं कि आपको इस मुल्क में बड़ी शकील बहसों से निकलकर इस मुल्क के आम आदमी के मसले को देखना पड़ेगा। आप भी इस्लामाबाद में हैं, सोलंकी साहब भी इस्लामाबाद में हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, शायद रिंद साहब भी आए हुए हैं। आप सुबह चले जाएं इस्लामाबाद कचहरी के अंदर और आप जाके देखें कि क्या किसी मुल्क में अदालतें ऐसी हुआ करती हैं? क्या कचहरियां, मैं माजरत के साथ मैं ये अल्फाज कहने जा रहा हूँ नेशनल मीडिया के ऊपर, आप नीदरलैंड, एम्स्टरडैम और ब्रसल्स के रेड लाइट एरियाज देख लें, वो 1000 दर्जे ज्यादा खुशनुमा आपको लगेंगे आपके मुल्क के ये जो F8 कचहरी के मनाजिर हैं। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। आप जरा कल केस दाखिल करें और फिर मुझे अमीर अब्बास साहब, आप पाकिस्तान की सबसे मॉडर्नाइज, सबसे वेल एस्टेब्लिश्ड कचहरी की बात कर रहे हैं। अभी इसके अलावा पूरा पाकिस्तान की कचहरियां और अदालतें, आप F8 इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। जी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे कि मैं ये इस्लामाबाद की अदालत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो उसका स्ट्रक्चर है ना, उसको तो एक तरफ रख दे, मुझे इंसाफ मिल रहा हो। मैं तो गोमर्फ में बैठ के भी केस अपना सुनने को तैयार हूं किसी कचहरी के अंदर, मुझे इंसाफ तो दे दें आप। सो आप अदालती निज़ाम उठा के आप देख लें, आप सिविल सर्विसेज का निज़ाम उठा के देख लें, आप इकोनॉमी उठा के देख लें, आप एजुकेशन उठा के देख लें, आप हेल्थ केयर उठा के देख लें। मैं तो समझता हूं कि आपको इस वक्त मुल्क में जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही, मैं खुश गुमानी करता हूं कि उन्होंने ये अच्छी नीयत से बात की होगी। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता जो उन्होंने कहा कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की जरूरत है। हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के साथ साथ चार्टर ऑफ गवर्नेंस करने की भी जरूरत है। अब आप देख लें कि इमरान खान साहब जब पावर में आए तो वो सबसे बड़े अलंबरदार थे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के। उन्होंने आते साथ शब खून मारा इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर। दैट वाज अ सिविलियन डिक्टेटरशिप, सिविलियन मार्शल लॉ अगेंस्ट द इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। 3.5 साल उनको मुर्दा करके रखा उन्होंने। अभी ये हुकूमत भी लोकल गवर्नमेंट की कोई फिक्र नहीं कर रही है। सो आपके बहुत मसाइल है अदनान, आप गिनना शुरू कर दें। ये मुल्क पाकिस्तान, इसका नाम मसाइलिस्तान लगेगा आपको खुदा न खास्ता। सो आपको एक बड़ा चार्टर करने की जरूरत है जिसमें चार्टर ऑफ गवर्नेंस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और उसमें आपको ये तय करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सोलंकी साहब रहे हैं अमेरिका में एक तवील अरसे तक, मुझे भी दुनिया में थोड़ा बहुत जाने का तजुर्बा है जी। देखें, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में सियासी जमातें आपस में लड़ती हैं, बरसरे तहखार होती हैं, उनकी मुखासमत भी होती है, लेकिन वो तय करती हैं कि ये फला इश्यूज जो है इनको हम ग्रे में नहीं रखेंगे, इनको हम ब्लैक एंड व्हाइट में रखेंगे। हम में से रिपब्लिकन पावर में आए या डेमोक्रेट पावर में आए, कंजर्वेटिव पावर में आए या लेबर पावर में आए, हम इन इश्यूज को नहीं छेड़ेंगे। आपको इस मुल्क में ऐसा चार्टर करना पड़ेगा, ऐसा वायदा करना पड़ेगा सारी जमातों को बैठ के कि हम में से जो भी पावर में आए। शाहिद रिंद साहब, मैं इस पे कमेंट ले लूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। शाहिद रिंद साहब, मुझे याद है इमरान खान साहब जब वजीर आजम का उन्होंने हल्फ उठाया था, हम असेंबली की गैलरी में बैठे थे, शायद अमीर अब्बास भी वहां पे हों। शहबाज शरीफ ने कहा था उस वक्त कि आप आइए 2018 अगस्त में, कि आप आइए हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करते हैं। ये शहबाज शरीफ ने तब भी कहा था और शहबाज शरीफ ये आज भी कह रहे हैं। लेकिन उस वक्त बतौर प्राइम मिनिस्टर खान साहब बैठने को तैयार नहीं थे, और आज वो बतौर एक बड़े अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में वो बैठने को तैयार नहीं। तो जब बैठने को तैयार नहीं होंगे तो जिस मेगा चार्टर की बात अमीर अब्बास कर रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं है इन तमाम कैरेक्टर्स के साथ। देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि खान साहब ने जो अपना बयानिया, जो नैरेटिव सेट किया पिछले 10-12 सालों में या पिछले 22 सालों में, उन्होंने जिस वक्त एक्सट्रीम जो उनका बयानिया सेट हुआ,
वो इन्हीं दो पार्टियों के खिलाफ सेट हुआ और पिछले 5-7 सालों में सेट हुआ। मामला अब चार्टर ऑफ इकॉनमी या उसका नहीं है, अब मामला ग्रैंड नेशनल डायलॉग तक चला गया है। उसकी वजह क्या है? देखें, चार्टर ऑफ इकॉनमी आप उस सूरत में करेंगे कि जब कोई फरीक आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार होगा। खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे वो अपोजिशन के किसी रुकन से हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे और अब भी नहीं है। पॉलिटिकली वो अब भी इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो 92 में या 90s में एज ए क्रिकेट टीम के कैप्टन करते थे। उस वक्त उनकी हर बात को इसलिए तस्लीम किया जाता था। अदनान, याद रखें कि एज ए क्रिकेटिंग कैप्टन वो एक पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के सक्सेसफुल कैप्टन इसलिए शुमार होते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप उनके क्रेडिट में, वो इंडिया में इंडिया को हराते थे, वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराते थे। पॉलिटिकल जो उनका ग्राउंड है, जहां उन्होंने 22 साल की जो जद्दोजहद की बात करते हैं, 3.5 साल उन्हें मिले। 3.5 साल में मां सिवाय अपनी बातों से यू टर्न के खान साहब के पास कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं है। इस वक्त भी जब उन्हें निकाला गया है वो किसी सक्सेस स्टोरी पे अपना बयानिया बिल्ड नहीं कर रहे, वो अमेरिका के खिलाफ जाके बयानिया बिल्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे लोगों की खरीदो फरोख्त की बात करें, वही पुराना नैरेटिव जो पिछले 22 साल लेके चले हैं। खान साहब अगर इतने ही एंटी अमेरिकन नैरेटिव को लेकर चले थे तो खान साहब को मेरे ख्याल से रशिया से तेल लेने की ज़रूरत नहीं थी। ईरान बहुत करीबी मुल्क है जहाँ से उससे भी हो सकता है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो कम हो सकती थी। लोकल गवर्नमेंट की बात अमीर अब्बास ने की। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि लोकल गवर्नमेंट्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ को छोड़े बलूचिस्तान की छोटी जमातें भी इख्तियार देने को तैयार नहीं हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं। इस पीएसडीपी में बलूचिस्तान का जो टोटल तरक्याती पीएसडीपी है उसका सिर्फ 5% लोकल बॉडीज को दिया गया है। तो जब हम अपने पावर्स नीचे देने को तैयार नहीं बनेगा, जो कि कुछ अरब बनेगा, कुछ अरब भी मुश्किल से टोटल 5% अरब बन जाएगा, तकरीबन 5%। तो ये हमारा इंटरेस्ट है आम आदमी में जिसके मसाइल हम हल करने के दावे करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, हम तीनों इस वक्त आपके तालिब इल्मों जैसे हैं सर, ये कि इस कौम के साथ ज्यादती नहीं होगी कि जब 20 साल 25 साल बाद अमीर अब्बास एक किताब लिखेगा या शाहिद रिंद एक किताब लिख देगा और वो नई कौम पढ़ेगी कि जो इमरान खान को हटाया गया ये था, मंतक क्या था। तो ये जो दोनों साहिबान या कोई भी किताब लिखेगा तो ये एविडेंसेस देंगे कि खान ये कहता था, अपोजिशन वाले जो हुकूमत में चले गए वो ये कहते थे, और फिर टॉक शोज़ में बैठ के जो इमरान खान साहब के बयानिए को डिनाई करते थे फिर वो उनका बयानिया बदल जाता था। मतलब हम इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम को हम अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब को क्यों हटाया गया ये बात हम चारों में से कोई भी क्लियर नहीं बता सकता। ये ज्यादती नहीं है इस मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ? देखिए, अब हम एक नए दौर में आ गए हैं ना, जो मुतबादिल हकायक का दौर है, जो एक माबाद सच पोस्ट ट्रुथ इरा। जिस तरह से अमेरिका में आपने देखा कि ट्रंप ने एक अपने ही दुनिया तख्लीक कर ली, तो खान साहब भी तकरीबन उसी रोड पर चल रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो अब आप देखें जो बयानिया बनाया है पीआई ने, इमरान खान ने, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल सच समझकर, बल्कि कदस सच समझकर उसके पीछे चलते हैं। तो ये एक मुश्किल काम हो गया है आपके लिए और मेरे लिए और सहाफियों के लिए, जो हर चीज को सच के उस परखने की कोशिश करते हैं, उसको चेक करते हैं मल्टीपल सोर्स से। ये है वाकई चैलेंज। सर क्या ये मुमकिन है कि बतौर सहाफ़ी तज्ज़िया अगर आप बता सकें कि इमरान खान साहब को हटाया गया उसकी वजह इमरान खान साहब जो बता रहे हैं वो थी, या इमरान खान साहब जो बता रहे हैं कि उन्हें जुलाई से पता था वो थी, ये जो खुरम दस्तगीर साहब बैठ के तलत साहब को बता रहे हैं वो थी? मतलब एक बतौर तालिब इल्म जब आपसे कुछ सवाल पूछेगा मुर्तज़ा सोलंकी उसको कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करेगा ना बतौर सहाफ़ी या तज्ज़िया कर, तो क्या बयान करेगा सर? ज्यादा मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। इमरान खान को इमरान खान ने ही गिराया है। इमरान खान पाकिस्तान के बहुत कामयाब वजीर आजम हो सकते थे। आप याद करें जब वो कायदे ऐवान इलेक्शन जीतने के बाद जो बनी गाला से उन्होंने खिताब फरमाया था कि मैं किसी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखता
और मैं जो है वो मुल्क की खिदमत करूंगा और आपसे सच बोलूंगा। लेकिन उनका जो फ्यूज था वो उसी वक्त उड़ गया जब इलेक्ट होने के बाद वहां पर तकरीरें हुई और शोर शराबा हुआ। तो उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने पीछे नहीं देखा, सिवाय इंतकाम के और कुछ नहीं उन्होंने किया। तो बात यह है कि उनको खुद उन्होंने शिकस्त दी है। उनके इत्तेहादी, उनके पार्टी के बहुत सारे अरकान जो बाद में मुनहरफीन बने, वो 1-2 साल से तकरीरें कर रहे थे। अमीर अब्बास को पता होगा, आपको पता होगा कि ये जो नूर आलम और राजा रियाज वगैरह तकरीरें पुरानी है। कल से जो है वो किसी फूक मारने से इनके खिलाफ नहीं हुए। उनके जो इत्तेहादी थे MQM वगैरह, मतलब आप उनसे कोने में बात करें कि किस तज़हीक के साथ खान साहब उनके साथ सलूक करते थे। जी तुम तो फलां की फोन कॉल की मार हो, तुम तो फलां के व्हाट्सएप मैसेज की मार हो। जिस तरीके से उन आप परवेज इलाही के इंटरव्यूज देख लें, ये इससे पहले कि उन्होंने जो कल्टी मारी, जो बनी गाला पहुंचे, उससे पहले जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, जो नेपियां बदलने की, वो याद है आपको? तो बात यह है कि जिस तरीके से मिसाल के तौर पर बुज़दार को हटाने के मसले पर जितने भी उनके अक्लमंद लाने वाले थे, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि भाई ये काम नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। उन्होंने ये समझ लिया कि जिस ताकत के साथ उन्होंने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया है और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं, अब इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए वो एक सख्ते के आलम में थे। सर ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो इमरान खान जो बुज़दार को, जिनके कहने पे बुज़दार को हटाने पर वो स्टैंड ले जाता था, वही इमरान खान फिर उनकी बातें क्यों मानता था? सर ये दो मुतजाद चीजें आ गई ना सर। अगर बड़ा घर कह रहा है हटा दो, खान कह रहा है नहीं हटाऊंगा। जब खान बुज़दार पे स्टैंड ले रहा था तो खान बाकी बातों पे क्यों स्टैंड नहीं ले रहा था? सर देखिए, जो रिलेशनशिप होता है ना, उसमें हमेशा गिव एंड टेक होती है। कुछ चीजें हैं जिन पे कंप्रोमाइज होता है, कुछ चीजें हैं जिन पे कंप्रोमाइज नहीं होता। तो खान साहब जो लाडले थे, उनकी बहुत सारी बातें मानी गई, लेकिन एक वक्त आ गया, वो जो कहते हैं ना, द स्ट्रा दैट ब्रोक कैमल्स बैक। तो आखिर एक वक्त आ गया कि जिस तरीके से उन्होंने मुदाखलतें मामूली चीजों में करना शुरू की, उसके बाद फिर ये मुमकिन। सुलंगी साहब इस पे आता हूं, बिल्कुल ठीक है, ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक क्योंकि बार बार कही जा रही है। लाडले थे मगर नहीं रहे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। अमीर अब्बास साहब, अगर मेरी आवाज आ रही है सर, सुलंगी साहब का एक जुमला मुस्तार लेके आपकी तरफ आ रहा हूं, खान लाडले थे नहीं रहे, हुआ क्या? एक तो ये बताइएगा, दूसरा इमरान खान साहब से कहाँ गलती हुई कि वो वजीर आज़म नहीं रहे इस मुल्क के? जो बड़ा जोर पकड़ रहा है बयानिया, वो एक बार बार कहा जाता है जी वो जो एक अपॉइंटमेंट थी उस पर खान साहब बड़े रिजिड हो गए थे और वो अपॉइंटमेंट खान साहब को लेट होगी जो इस साल में भी होनी है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और खान साहब की गलतियों पर जरा अगर रोशनी फरमा दें सर, अमीर अब्बास साहब। आप हम सबसे एक एक किताब लिखवाने के लिए बार बार कह रहे हैं, तो अब मेरा तो इरादा बने कि किताब लिखी जाए, क्योंकि ये जो खान साहब का सारा फॉल ऑफ इमरान खान है। सर वी आर लकी कि हमने अयूब खान और जिया का दौर, मैंने तो नहीं देखा, ना आपने देखा होगा, सुलंगी साहब देखा होगा। वी आर लकी कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, ये भी उस दौर से कम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं तो खान साहब का फॉल ऑफ इमरान खान जो पूरी एपिसोड थी, मैंने तो उसके बहुत सारे वाकयात का चश्मदीद गवाह हूँ, और मैंने जो महलाती साजिशें हुई और बहुत सारे मामलात यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में, फेडरल लॉजेस में क्या कुछ होता रहा, ये बहुत कुछ मैंने देखा है। मैं समझता हूँ कि जो सोलंकी साहब ने एक बात फरमाई ना, उसमें काफी हद तक सदाकत है। देखिए, इमरान खान साहब का जो साजिश का बयानिया है, उसमें अपने कुछ ऐसी बातें हैं जिनको वो डॉट्स कनेक्ट करके कहते हैं कि साजिश हुई, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के बहुत सारे लोग उनसे नाराज थे, और वो यानी जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, इससे कई महीनों पहले नाराज थे। मसलन नूर आलम खान, यार वो तो 1 साल पहले कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर तकरीरें करता था। क्या उस वक्त, यानी इमरान खान साहब तो जिस अगस्त 2021 की बात कर रहे हैं, वो उससे पहले से तकरीरें कर रहा था कौमी असेंबली के फ्लोर पर। तो वो क्या उस वक्त अकेला नूर आलम खान था ये पूरा जो घुमा रहा था साजिश को?
हुई होगी साजिश भाई बाबा आपके खिलाफ, लेकिन कुछ सानू मरण का शौक भी सी मने ना कुछ वो शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक सर यही तो पूछ रहे हैं होया कि खान साहब को के लाडले नहीं रहे हो भी दस दो तुसी। देखिए एक जो ये लोग ये एक अमूमी नॉलेज है जिसके ऊपर अक्सर लोग कहते हैं जी ये जो अक्टूबर में एक अपॉइंटमेंट होनी थी और उसके ऊपर हुआ, ये बड़ी सतही किस्म की बात है। मामला इससे बहुत पहले से चल रहे थे और बहुत पीछे से चल रहे थे। जो सबसे पहली कॉन्फ्रंटेशन हुई थी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान, वो उनकी हुकूमत बनने के तकरीबन 4 से 5 माह के बाद शुरू हो गई थी। लेकिन उस वक्त चूंकि रोमांस बहुत ज्यादा था, उस वक्त बड़ी गाड़ी छिनती थी, उस वक्त चूंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, तो वो जो पहली कॉन्फ्रंटेशन थी, वो पहली कॉन्फ्रंटेशन उसको नजरअंदाज कर दिया गया या उसको सरफे नजर कर दिया गया, बात आगे बढ़ गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पे इमरान खान साहब ने, भाई जहां इमरान खान साहब ने फायदा हासिल किया एस्टेब्लिशमेंट से, इतने फायदे हासिल किए कि जिनकी कोई नजीर नहीं मिलती है। तो भाई अगर वो आपसे कोई मुतालबा कर रहे थे और जो उनका मुतालबा था, वो मुतालबा तो इमरान खान के अपने लोगों का था। मसलन जैसे मुजार साहब का जिक्र आया, महमूद खान का जिक्र आया, आजम खान को तब्दील कर दें, शहबाज गिल को तब्दील कर दें, ये आपकी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं, ये आपकी हुक्मरानी को डैमेज कर रहे हैं। तो उसमें क्या मुजाहिदा था अगर आप इनको तब्दील कर देते? क्या नागुज़ीर थे, क्या ये इंडिस्पेंसिबल थे? वही उस्मान बुज़दार तब्दील हो गया ना, फिर क्या बचा लिया उस्मान बुज़दार को आपने? नहीं बच सका ना उस्मान बुज़दार। सो अगर उनके कुछ मुतालबात थे, और मैं समझता हूँ, देखिए उसूली तौर पर तो फौज या एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं है कि वो कोई मुतालबा रखे या मुतालबा करे। ये सिविलियन गवर्नमेंट की अपनी सवाबदीद है कि वो कैसे मुल्क को चलाना चाहती है। लेकिन जब आप उनके मरूने मिन्नत हैं, जब आप उनसे फायदे हासिल, या तो आप भी फायदे हासिल न करते उनसे। सर जब उन्होंने आपको बहुत सारी जगहों पे सहारा दिया, तो अगर उन्होंने आपसे को मुतालबा कर दिया था तो आपको भी उसको पूरा उतरना चाहिए था। 3 ऐसी चीजें अदनान, जो मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जो ये सिविलियन गवर्नमेंट कैडेट लेती है। सर जो फैटफ का मामला था, ये आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने डायरेक्टोरेट मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले किया और उनसे कहा कि इस मसले को डील करें। फ्रंट पे हमारा नजर थे, फ्रंट पे ये गवर्नमेंट थी, लेकिन बहुत बड़ी कोशिश डायरेक्टोरेट मिलिट्री ऑपरेशंस की थी। ये जो हमारा मसला हल हुआ कारके का तुर्की के साथ, ये मामला मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले किया गया। और मैं ऐसी कुछ बातें जानता हूं इसके बारे में कि ऐसा काम किया गया उस मसले को हल करने के लिए कि वो बातें अगर हम टीवी स्क्रीन के ऊपर लोगों के सामने रखें तो लोग हैरान रह जाए। बिल्कुल सही। सपोर्ट दी गई सिविलियन गवर्नमेंट को। इसी तरह से जो मामला आपका रिकॉर्डिंग का हल हुआ, ये आईएसआई के हवाले किया गया ताकि आईएसआई इस मामले को डील करे। सो इस गवर्नमेंट के बड़े क्रेडिट्स जो हैं वो इसके नहीं हैं, पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट के, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। रिंद साहब टाइम कम है तो एक चीज बताइएगा, बड़ा अजीब सा मंतक है, एक जैसी किरदार बदलें, कहानी सेम है। मतलब हम सनाउल्लाह ज़ाहरी को और नवाज शरीफ को जरा सेटअप देखते हैं, वही तारीख दोबारा यहाँ भी दोहराएगी। मुझे याद है आप मेरे शो में आए थे पहली दफ़ा और आज दूसरी दफ़ा आप आए हैं। तब आपने कहा था, तब जाम कमाल साहब थे, आपने कहा था जाम कमाल ना रहा तो खान भी नहीं रहेगा। हुआ बिल्कुल वही। तो ये जो 2 दफ़ा तारीख दोहराई गई बलूचिस्तान वाली, उस पर भी नज़र डालिएगा और कहाँ गलती हुई खान साहब से बलूचिस्तान को लेकर। देखिए, खान साहब ने जो आपने बात कही कि मैंने कहा था कि जाम कमाल ना रहे तो खान भी नहीं रहेगा, ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन कुछ चीज़ों को उस वक्त देखते हुए थी। जाम कमाल अगर इस्तीफ़ा ना देते और अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सिंगल वोट के साथ भी अगर फेस करते, तो ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन था कि उन्हीं महीनों में खान साहब ने जाना था। उस वक्त जो सूरत हाल बनी, बातें आगे चली, जो बात अमीर अब्बास ने कही जी, मैं उसकी तायीद इसलिए करूँगा कि खान साहब को जब एक बजट मंजूर कराने के लिए स्टैब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़ती है, टेलीफोन कॉल्स की मदद लेनी पड़ती है, तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो कॉल्स, खान साहब उसके बगैर एक बजट अपना मंजूर नहीं करा सकते थे। तो अगर वो कह रहे थे कि पंजाब की गवर्नेंस ठीक नहीं है, आप बंदा चेंज करें, तो फिर खान साहब को रियलाइज़ करना चाहिए था कि जब मैं इतनी मदद ले रहा हूँ तो मुझे भी उनकी इस बात को मानना पड़ेगा। खान साहब ने तमाम बातें नहीं मानी, केपी का हवाला था। देखें, एक चीज़ जहन में रखें, खान साहब के साथ सिर्फ गलती ये हुई कि खान साहब को ये लगता था कि वो जो भी करें, एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट मजबूर है उनकी हर बात को मानने को।
एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया, उन्होंने पॉलिटिकल जो उनका इन्फ्लुएंस था उसे बैकआउट किया और जैसे वो कहते हैं कि न्यूट्रल हुए या एपॉलिटिकल हुए। उन्होंने जो गवर्नमेंट की सपोर्ट की, फैटफ का जैसे अमीर अब्बास ने हवाला दिया, रेकोडिक का हवाला दिया या इसके अलावा कारके का हवाला दिया, इन सबको करने की ज़रूरत पीटीआई की गवर्नमेंट या पीएमएल-एन की गवर्नमेंट को नहीं थी, पाकिस्तान को थी। तो इसलिए वो सारे इन्फ्लुएंस यूज़ किए गए। आज इकॉनमी के मामले पर अगर इस हुकूमत को मदद की ज़रूरत होगी तो फिर वही इस्टेब्लिशमेंट वो मदद करेगी, उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें उस वक्त से रिलेट करती हैं कि जब रियासत है, पाकिस्तान है, तो हम सब हैं, फिर पॉलिटिक्स है। खान साहब की गलती इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मेरी नज़र में यह है कि जिस दिन अदम एतमाद आई, खान साहब उसे फेस करते, उसके बाद आके अपोजिशन में बैठते। ये जो सख्त फैसले आज पीएमएल-एन या उसकी इत्तेहादी गवर्नमेंट्स कर रही हैं, खान साहब असेंबली में अपना रोल प्ले करते और साथ साथ जलसे करते रहते, ये साल डेढ़ साल गुजर जाना था। बिल्कुल ठीक। खान साहब अपने गलत फैसलों की वजह से एक बंद गली की तरफ जा रहे सोलंकी हैं साहब, जहां से उनका रास्ता नहीं। सोलंकी साहब, दो चीजें हैं सर। एक तो ये बताइए कि खान साहब का जो बयानिया है सर, वो तो अब तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में वो डिस्कस होता है जो खान साहब यहाँ बैठ के करते हैं। उर्दू में तो रहने दो, उन्होंने जितने इंग्लिश इंटरव्यू दिए उसमें बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन किया, जैसे एक प्रोफेसर समझा रहा हो मसला, थीसिस एक्सप्लेन कर रहा हो लोगों को। तो व्हाइट हाउस तक पहुंच चुका है इमरान खान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो अमेरिका को भी नाराज कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट से भी दूरी कर दी। 77 साल 76 साल तारीख में मुझे नहीं याद पड़ता कि कायदे आजम के बाद कोई भी ऐसा लीडर या हुकूमत आई हो जो अमेरिका और एस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफ करके खड़ी हुई हो या उसने सियासत कर सकी हो इस मुल्क के अंदर। क्या इमरान खान साहब को पाकिस्तान की तारीख नहीं थी पता कि दोनों मोहरे अपने खिलाफ कर ली? एक बात। और दूसरा सर, इमरान खान साहब से क्या गलती हो रही है वजीर आजम के ओहदे से हटने के बाद सर? देखें, अभी थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास ने आपको काफी तफसीलात दी कि कहां कहां पर उनकी मदद की गई और उसके बावजूद जो है वो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। तो अभी आप जो व्हाइट हाउस का जिक्र कर रहे थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खान साहब जरूर व्हाइट हाउस और अमेरिका और उनका जिक्र कर रहे हैं, वहां पर ऐसी कोई तशवीश नहीं पाई जाती। वहां पर जो है वो बिल्कुल ठंड है। इन्होंने बड़ी कोशिशें की, अपने जो साबिक कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब को भेजा उन्होंने, क्योंकि वो वहां पर रहे हैं, वहां के थिंक टैंक्स में काम किया है। वहां जो सफीर थे उन पे दबाव डाला, बहुत कुछ कोशिशें की, लेकिन दुनिया का जो सुपर पावर है उसको हम ब्लैकमेल नहीं कर सकते। जब ऐसी सूरत हाल में, जब उनका इस खिते में जो हम पर इन्हिसार था, खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से, वो न रहा हो, तो आप सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। आप ये बताएं कि चीन के साथ ताल्लुकात खराब किए, रज़ाक दाऊद को देख लें और जो उनके बयानात थे। आपने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात खराब किए। सऊदी अरब ने आपको, MBS ने अपना जाती जहाज दिया कि आप जाए न्यूयॉर्क में जाकर खिताब फरमाएं, और वहां पर आपने जो सऊदी अरब के जो मुखालफिन थे मुस्लिम ब्लॉक में, उनके साथ जाकर जो वादे वईद किए और जी वो जो मुतवाजी कुआलालंपुर में कॉन्फ्रेंस करने लगे, उनके साथ आपने ताल्लुकात खराब किए। मोहम्मद बिन सलमान ने $20 अरब की सरमाए का ऐलान किया। अभी उनके जो साबिक चेयरमैन इन्वेस्टमेंट ब्यूरो हारून शरीफ ने क्या बताया कि उसको किस तरीके से खान साहब ने तलपट कर दिया। आपने जो है वो UAE के साथ ताल्लुकात खराब किए। जो शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर दिल पजीर फरमाई, उसका नतीजा क्या निकला? बात सिर्फ किसी एक मुल्क की नहीं है, दुनिया के, मतलब उनको तो ऐसा शौक शहादत था कि हर वो चीज जो हिलती हुई हो, नजर आए, उसके साथ टकराने के लिए तैयार थे। तो मसला सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यूरोप के साथ जो उन्होंने किया, अब इसकी क्या जरूरत? समझना चाहता हूं मुर्तजा साहब, मैं यही समझना चाहता हूं कि एक वो जो चैप्टर होता है जहां कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए होती है, उससे भी आपने नाराजगी इख्तियार कर ली, एस्टेब्लिशमेंट से भी आप नाराज अलग हो गए। आप मतलब ऐसा हुआ क्या खान साहब के साथ कि दोनों मोहरे नाराज कर बैठे ना सर? मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वायरस जो है वो लग गया, जो वक्त गुजरने के साथ उसने उनकी सियासत का तलपट कर दिया। और जिस रास्ते पर अभी चल पड़े हैं, जिस तरीके से वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रहे हैं और जिस तरह की गलीज किस्म की कैंपेन्स चलवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके अपने पार्टी के लोग जो है
वो मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि वो बगावत कर दे किसी मरहले पे। ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद इमरान खान साहब की मुज़ाहमती सियासत पे हम फोकस करेंगे। वेलकम बैक। आखिरी हमारा पार्ट है, ज़रा शाहिद रिंद साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? प्रिसाइजली खान साहब का सियासी मुस्तकबिल जो है वो मशरूत है बहुत से उनके नैरेटिव से। इस वक्त खान साहब की जो स्टैंडिंग है उस स्टैंडिंग में सिंध और बलूचिस्तान में वो कहीं पर नहीं है। साउथ पंजाब में मखदूम खुसरो बख्तियार होते थे, आजकल वो भी नजर नहीं आ रहे। जीटी रोड में का तो फैसला, बड़े लीडर हैं, अली ज़ैदी वगैरह सारे वहीं से सर 14 सीटें उनके पास हैं। आमिर लियाकत की सीट जो है वो लिटमस टेस्ट होगा उनके मुस्तकबिल के कराची का। पंजाब में खान साहब के 20 जो सूबाई असम्बली के ज़मनी इलेक्शन है वो टेस्ट होगा। देन अगर चाहे इलेक्शन आज होते हैं साल बाद होते हैं, खान साहब अगर अपनी जिद पे इसी तरह अड़े रहे तो खान साहब 2013 की पोजीशन में जाते हुए लगते हैं मुझे। ये मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन, शाहिद साहब, सर पॉलिटिकल ओपिनियन, आप इससे एग्री और डिसएग्री दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अमीर अब्बास साहब, सर आपकी तरफ 1.5 मिनट है। सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का बयानिया जो जोर से चला था, मुझे याद है कि जब संडे की रात को उन्होंने लोगों से कहा था बाहर निकलो तो हर शहर में रश था, वो बयानिया कहीं कमजोर होता जा रहा है। लगता फील ये आता है कि शायद वो इमरान खान साहब में वो जो पैशन नजर आया था वो कहीं थोड़ा सा वीक हुआ है। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, उसकी वजह यह है अदनान के जिस वक्त खुमैनी साहब वापस आ रहे थे पेरिस से ईरान इनकलाब बर्पा करने के लिए, तो रजा शाह पहलवी भाग चुका हुआ था और वो उसने अपने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि दुनिया की तमाम एयरलाइंस को ऐलान कर दे कि अगर किसी एयरलाइन ने खुमैनी को जहाज दिया तो हम उस जहाज को क्रैश कर देंगे, दुनिया की कोई एयरलाइन जहाज मत दे। बिलाखिर एयर फ्रांस ने जहाज दिया खुमैनी को, खुमैनी ने टेक ऑफ किया। जब टेक ऑफ किया तो शाहपुर बख्तियार जो प्राइम मिनिस्टर था उसने नीचे अपनी एयरफोर्स को ऑर्डर किया कि जैसे खुमैनी का जहाज तेहरान की एयर स्पेस में दाखिल हो, ईरान की जहाज को हिट कर दिया जाए। पायलट ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को कन्वे किया। पायलट ने खुमैनी साहब से कहा कि जहाज आगे नहीं ले जा सकते, हमें वापस मुड़ना पड़ेगा। जानते हैं खुमैनी के अल्फाज क्या थे? खुमैनी ने कहा कि जहाज तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगा चाहे उसे क्रैश लैंडिंग क्यों ना करनी पड़े। यानी खुमैनी तेहरान की फजा में बसब हो जाएगा, वापस नहीं मुड़ेगा। ये होता है इनकलाब या जहाद। इमरान खान साहब मुल्तान से उड़े, जाके बैठ गए खैबर पख्तूनख्वा में, फिर खैबर पख्तूनख्वा से निकले, लाहौर से निकले नहीं, लीड ही नहीं किया लाहौर से कि मुझे गिरफ्तार न कर दिया जाए। वहां से आके बैठ गया बनी काला में कि मुझे गिरफ्तार। ओ बाबा, मुजामत में टकराव होता है। सर वैसे आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस चैनल का डायरेक्टर प्रोग्राम होता और मैं न्यूज कार्ड के ये गुफ्तगू कंटिन्यू करता। टाइम कम है मेरे पास। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर इसी मुस्कुराहट के साथ अगर कमेंट करना चाहे कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि शाहिद रिंद ने कहा कि 2 वोटों का वजीर आजम है शहबाज शरीफ भी। इमरान खान और शहबाज शरीफ को जब कंपेयर करते हैं बतौर वजीर आजम, कहाँ रेट करेंगे शहबाज शरीफ को मौजूदा माशी सूरत? देखें, शहबाज शरीफ तो बहुत ही एक अमलियत पसंद, प्रैग्मेटिक एक सियासतदान है। वो इस तरह का जुआ नहीं खेलते जैसा कि इमरान खान खेल रहे हैं। मुख्तसर बात यह है कि जिस रास्ते पर इमरान खान चल पड़े हैं, आप मुस्तकबिल का पूछ रहे थे, उनके पास जो ग्रामर में माजी और हाल और मुस्तकबिल होते हैं, तो इस सियासत के साथ इनके पास सिर्फ माजी रह जाएगा, मुस्तकबिल कोई नहीं होगा। सर एक 30 सेकंड और है, 30 सेकंड दे दो यार, दे दो सर। ये जो आप तीनों ने इररेलेवेंट कर दिया खान साहब को, क्या वाकई खान साहब इतने इररेलेवेंट होने वाले हैं पाकिस्तानी सियासत में? नहीं, मैंने इररेलेवेंट ही किया अदनान। अच्छा जी अमीर अब्बास को दे दो। जी अमीर भाई जल्दी से। मैंने इररेलेवेंट नहीं किया, मैंने आपको जवाब दिया कि वो जो उनका इनकलाब और जिहाद है उसके लिए मुजाहमत करना पड़ती है। वो तो गिरफ्तारी से डर के बैठ गए और डंडों से डर के बैठ गए, लाठीचार्ज से डर के छुप के बनी गाला में, उनको बाहर निकलना चाहिए था। इन एलिमेंट वो नहीं है। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की ऑपोजिशन की जरूरत है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन भी बहुत कौमी असेंबली में आए ना, कराई है कौमी असेंबली में होते तो रेलेवेंट रहते। सोलंकी साहब कौमी असेंबली में जमानतें कराई हैं उन्होंने, कल जमानतें कराई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जो तो गिरफ्तारी से नहीं घबराता। जेल में भी रहे हैं सर, हर दफा उन्होंने बताया 8 दिन जेल में रहे हैं खान साहब। तो फिर आसिफ जरदारी का हौसला बढ़ा है, 11 साल रहा। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। नाजरीन, रेलिवेंट होना
स्ट्रीट पावर के साथ ज़रूरी नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि जमहूरी मुल्क फ्लोर के अंदर आना होता है। आज भी जमाते इस्लामी सबसे बड़ा अगर स्ट्रीट पावर शो करना चाहे तो वो कर सकती है, बट उसका रेलिवेंसी क्या है फ्लोर के अंदर, वो है सेनेट का, प्रोविंशियल असम्बली का, नेशनल असम्बली का। खान साहब को ज़रा उस पर फोकस करना होगा। पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट रहने के लिए आपको फ्लोर का हिस्सा बनना बड़ा ज़रूरी होता है। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।